हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। आज हम यूनिट 7 के टॉप 100 PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व इसमें करेंगे। लेकिन इस पार्ट में हम 50 करेंगे और 50 क्वेश्चंस आपको शाम को मिल जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इस पूरे यूनिट में करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा यूनिट हमारे एग्रीकल्चर सेगमेंट को कवर करता है। लेकिन मैंने इसमें ना तो एक्सप्लेनेशन में करंट का डेटा डाला है और ना ही इसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में करंट का डेटा मैंने पूछा है। उसका कारण है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा का होना। आप लोगों ने किसी किताब में से पढ़ा होगा, है ना, किसी ने किसी टीचर से पढ़ा होगा, जिसमें किसी ने इकोनॉमिक सर्वे का डेटा डाल दिया है, किसी ने बजट का डेटा डाल दिया है ना। और डिफरेंट डिफरेंट किताबों में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग डेटा हमें देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो इसीलिए उसमें आपसे गलती ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए उस डेटा को मैं अलग से आपको दूंगा। हालांकि मैं ये पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन वो डिफ़िकल्ट इतना है, उसमें इतना बल्कि है कि आप लोगों को समझ नहीं आया। कई लोगों ने उसमें शिकायत दी थी, है ना। तो इसीलिए मैं उसे क्लियर करूँगा और उसके लिए अलग से चीज़ें थोड़ी सी आसान वे में, जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको नहीं बनाया है, जिससे आपको परेशानी इसमें ना आए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रखा है। उसका कारण ये है कि देखिए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखेंगे तो सवाल असल में बस ये होना चाहिए था कि भारत में चने के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का है। तो मैंने आपको इसमें एक सवाल तो यहीं क्लियर कर दिया कि भारत में चने के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान मध्य प्रदेश का है। अब सवाल असल में यहाँ से शुरू होता है कि चना उत्पादकता मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक संयोजन पर निर्भर करती है। यानी कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ चिकपी डिपेंड्स ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सवालों को बनाया है। हालांकि इसमें जो डेटा है करंट का, वो भी पूछा जा सकता है कि कितना उत्पादन करता है, कितने टन का करता है, क्या लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उससे और इस वाले फाइनेंशियल ईयर में इसमें बढ़ा है या घटा है। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में मध्य प्रदेश की रैंकिंग, मध्य प्रदेश में किस चीज़ का उत्पादन बढ़ा है, किस चीज़ का उत्पादन घटा है, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक्स, है ना, जिसमें मसाले, फिशरीज, सारी चीज़ों को मैं इसमें ऐड करके आपको चीज़ें मैं बता दूंगा। चने की जो प्रोडक्टिविटी है वो 3 फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है भाई एस ओ सी, जो कि लिखा हुआ है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, है ना। ये क्या होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि मॉइस्चर को वो होल्ड कर पाए। समझ आ रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगी। सेकंड नंबर पे होता है मेरे भाई, जिसको हम बोलते हैं कूल विंटर टेम्परेचर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कूल टेम्परेचर, तो कूल विंटर टेम्परेचर होना चाहिए जो लगभग कितना हो, 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस। फ्लावरिंग होती है वो इसमें अच्छे से प्रॉपर होती है, जल्दी होती है। और जो ग्रेन फिलिंग होती है, यानी दाने का उसमें भराव होता है, वो स्मूथ तरीके से होता है। और थर्ड इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट विद राइजोबियम। इससे क्या होता है बताइए, पौधे को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन मिलती है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फिक्स होती है, जिससे दाने का भराव तेज़ी से होता है। तो जब तक ये तीनों कंडीशंस नहीं मिलेंगी तब तक चने का उत्पादन नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है, मध्य प्रदेश में जितनी जो क्लाइमेट की जो कंडीशंस हैं वो ये तीनों को फुलफ़िल करती हैं। इसी वजह से मध्य प्रदेश में चने का उत्पादन अच्छा होता है और मध्य प्रदेश चने के उत्पादन में नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक दो सवाल आपसे और पूछता हूँ। आप मुझे बताइए कि चिकपी में राइजोवियम जो इनोक्यूलेशन लिखा हुआ है, टीकाकरण लिखा है, इसका सीधा लाभ क्या होता है, बताएं मुझे। हायर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होगा, जिससे जो ग्रेन की फिलिंग है वो जल्दी होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक चीज़ मुझे आप और बताएंगे कि विच सॉइल फैक्टर इम्प्रूव्स नोड्यूलेशन इन चिकपी, बताइए। तो एडिक्वेट ऑर्गेनिक कार्बन होगा, है ना, एडिक्वेट ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि मृदा जैविक कार्बन जिसको हम बोलते हैं। इस तरह से ये चीज़ें मैंने आपको लिख दी हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, इसमें फैक्टर्स डाले हैं। ये तीनों अलग अलग अपने आप में भी क्वेश्चंस हैं। टेम्परेचर का पूछेगा तो शीतकालीन तापमान रहता है, वो सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे, सोया स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सफलता किन ऑर्गेनोमिक
ट्रेड्स पर आधारित है। यहाँ पे देखिए एक सवाल तो यही हो गया कि सोया स्टेट मध्य इंडिया का कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अब अगला सवाल इसी में शुरू होता है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स बेस्ट एक्सप्लेन्स मध्य प्रदेश डोमिनेंस इन सोयाबीन। चलिए बताइए। रेगिस्तानी जलवायु देखिए तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं। फिर से कह रहे हैं आपसे कम अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन, या फिर सेलाइन सॉइल एडेप्टेबिलिटी, लवणीय मिट्टी अनुकूलनता, ये इसके बाद ओनली इरिगेशन सपोर्ट। तो ये सारे के सारे हमारे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में यहाँ पे दे रखा है फोटो पीरियड संवेदनशीलता। ये क्या होती है बताइए। देखिए सिंपल सी कहानी है, जैसे मैंने आपको भी चने के लिए बताया था ऐसे सोयाबीन के लिए तो तीन चीज़ें रहती हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो पहला हो जाएगा फोटो पीरियड सेंसिटिविटी। इसमें याद रखेंगे सोयाबीन एक शॉर्ट डे क्रॉप होती है ना। मध्य प्रदेश की जो डे लेंथ है इसे टाइमली फ्लावरिंग करने देती है। इसके अलावा न तो अर्ली में फ्लावरिंग होती है न लेट होती है, यानी कि ऐसे मान के चलिए आप परफेक्ट टाइमिंग होती है। इसकी वजह से ज़्यादा उसमें पॉट्स बनते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, इसमें कह रहा है काली मिट्टी डीप ब्लैक सॉइल। इसको समझो, देखो हाई के लिए होगा तो हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है, सिंपल सी कहानी है। इसके अलावा सोयाबीन के लिए बेस्ट रूट जोन ये पाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो मालवा, निमाड़ या फिर हम कहें इंदौर के आसपास का जो बेल्ट है वो एकदम प्रीमियम वर्टिसॉल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए ये काली मिट्टी वाला सेक्शन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है जिसको हम बोलेंगे हाई ऑयल कंटेंट वेराइटीज़, है ना। देखो जैसे वेराइटीज़ के कुछ नाम बता देता हूँ आपको मैं। जैसे एक हो जाएगा आपका JS335, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ की ये वैरायटी है। इसके अलावा आपको याद रखेंगे JS9560। इसके अलावा JS2034। ठीक है, इतनी सारी किस्में हैं जो आप याद रखेंगे 18 से 20% के आसपास ऑयल रिटेंट करती हैं, ऑयल रिटेंशन वाली होती हैं या फिर इनमें ऑयल होता है। इन तीन कारणों से ही मध्य प्रदेश में सोयाबीन बेल्ट, इसको बोलते हैं हम गोल्डन बेल्ट। इन तीन कारणों की वजह से ही मध्य प्रदेश में हम सोया बेल्ट को, जहाँ पे सोयाबीन उगाई जाती है उसको गोल्डन बेल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्त, इतना आप याद रखेंगे। चलिए एक दो सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, सोयाबीन अर्ली फ्लावरिंग किस स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है बताइए। फिर जैसे मैंने आपसे बताया फोटो पीरियड चेंज, ऑप्शन ए में ही पहला वाला जो सेक्शन है ये इस चीज़ को बताता है। ये ठीक है, ये अपने आप में अलग अलग सवाल हैं। ये MP की सोयाबीन बेल्ट की मिट्टी में कौन सा मुख्य मिनरल डोमिनेंस करता है बताइए। आपसे ये चीज़ भी पूछ सकता है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं मोंट मोरिलो नाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3, कड़कनाथ द इंडिजीनियस पोल्ट्री ब्रीड ऑफ मध्य प्रदेश इज प्रेफर्ड इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बिकॉज। बताइए मध्य प्रदेश की स्थानीय नस्ल कड़कनाथ को पोषण कार्यक्रमों में प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्या कारण है इस चीज़ का। चलिए बताइए, अच्छा सवाल है काफ़ी ज़्यादा। देखिए अगेन इनमें शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो गया है कि सभी के जो आंसर्स हैं वो ए असाइन किए हैं, और ये गलती से नहीं हुआ, इसको किया गया है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें तीन तीन चीज़ों को इसमें कवर किया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बने। तो देखिए हीम आयरन, इसके अलावा लो कोलेस्ट्रॉल और डिसीज रेसिस्टेंस, रोग प्रतिरोधकता। तो याद रखेंगे ये भाई मध्य प्रदेश का जो कड़कनाथ है, सबसे पहले तो आपको यही है कि मध्य प्रदेश की स्थानीय नस्ल है, GI टैग इसको दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे कि कार्यक्रम में प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो पहला है यहाँ पे कि हीम आयरन इसमें ज़्यादा होता है। कितना होता है सर ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको बताऊँ 20 से 30 मिलीग्राम ये प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है, और ये इस प्रकार से रहता है कि शरीर इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से एनीमिया फाइटिंग ब्रीड कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए इसके अलावा सेकेंड है कि कोलेस्ट्रॉल इसमें कम होता है। तो सर कितना होता है, तो देखो नॉर्मल अगर कोई चिकन होगा, है ना, एक तो उसकी बात कर लेते हैं और एक हम कड़कनाथ की बात करेंगे। तो नॉर्मल चिकन है उसमें तो पाया जाएगा आपको 212 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, कड़कनाथ काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, हाँ, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और कड़कनाथ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें केवल 80 से 90 मिलीग्राम
इतना पाया जाता है, ये पर 100 ग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो हार्ट फ्रेंडली होता है और प्रोटीन का अच्छा सोर्स पाया जाता है। इसके वाला अलावा है कि डिसीज़ रेजिस्टेंस इसमें होता है। इसकी चीज़ को, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। देखो, इम्यूनिटी हेरिटेज लेवल की है इसकी, बस इतना याद रखो। जैसे कि लो मोटिलिटीज़ में होगी, एंटीबायोटिक फ्री, रेयरिंग, ये सी चीज़ें इसमें पाई जाएंगी देखने को, ठीक है। इसलिए इसे एमपी का ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलिए, एक दो सवाल और मुझे बताओ। कड़कनाथ की जो स्किन है, मीट और बोन्स का रंग काला होता है। फिर से बता रहा हूँ, कड़कनाथ की जो स्किन है, उसकी मीट है, उसकी बोन्स है, उन सब का कलर काला होता है। वो किस पिगमेंट के कारण होता है बताइए। तो सिंपल कहानी है भाई, मेलानिन की वजह से काला होता है। चलिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि कड़कनाथ मांस किस डिफिशियंसी को कम करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, तब आप बताएं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया की, ठीक है। बाकी प्रोटीन तो ज़्यादा इसमें होता ही होता है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। चलो, तो बाकी सारे के सारे ये गलत हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन एमपी द मालवा प्लेट्यू इज़ नोन फॉर विच इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइव स्टॉक सिस्टम। मालवा मध्य प्रदेश, मालवा पठार में कौन सा एकीकृत फसल पशुपालन तंत्र प्रमुख है, इनमें से बताइए। धान, राइस, फिश, डकरी, कोकोनट, एयरकॉन्ट सुपारी यानी कि प्लस बकरी पालन, एप्पल बार्ली प्लस शीप, या फिर सोयाबीन वीट प्लस डेयरी, बताएं। तो ये पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा है, याद रखो, केवल मालवा प्लेट्यू के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो मालवा पठार की पहचान है क्या। सबसे पहले तो मेरे भाई इतना याद रखो, काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें अच्छी नमी को धारण करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। खरीफ के टाइम पे यहाँ पे सोयाबीन होती है, और रबी के टाइम पे यहाँ पे वीट हमको देखने को मिलता है। तो क्या कह रहा है, देखो, सोयाबीन और वीट। सोयाबीन हो गया, ये खरीफ की फसल हो गई, और रबी की फसल आपको वीट देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और इनके बीच में डेयरी यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो डेयरी का भी यहाँ पे आपको देखने को अच्छा खासा मिलेगा। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ये तीनों मिलके मेरे भाई हाई प्रोडक्टिविटी ट्रायंगल एक बनाते हैं मालवा प्लेट्यू के अंदर। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे मालवा के संदर्भ में। तो मालवा प्लेट्यू की प्रमुख मृदा कैसी है, ये अलग से सवाल आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सोयाबीन वीट सिस्टम में सोयाबीन किस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बोलेंगे कि सॉइल है, उसमें नाइट्रोजन बढ़ती है, मतलब बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, इसकी वजह से बढ़ जाती है। और पूछ सकता है आपसे कि इंटीग्रेटेड जो क्रॉप लाइव स्टॉक सिस्टम में डेयरी का मुख्य लाभ इसमें से आपको क्या मिलता है। तो देखो, ऐसे मिलता है कि जो डेयरी है, डेयरी में मतलब हम एनिमल्स को रखते हैं, एनिमल्स का जो डंग होता है वो मैन्योर होके बायोगैस बनाता है मेरे भाई, है ना। और ये बायोगैस एक तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल है, साइकिल तो नहीं, रिसाइकलिंग, ठीक है, जिससे हमें खाद मिलता है, और खाद से हमारा ये जो सोयाबीन वीट और ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी ये कह रहा है कि फिश, ये राइस, फिश और डकरी, देखो ये भी मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन ये रीज़न नहीं है, रीवा और सीधी वाला रीज़न है, ये वहाँ के बारे में हम इसको कह सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कह रहा है ऑप्शन सी में कोकोनट, और ये गोडरी के बारे में बात कर रहा है। तो मेरे भाई ये कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पे। तो मालवा का जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट है वो इस प्रकार का है नहीं। बाकी कह रहा है आपसे कि एप्पल, बार्ले प्लस शीप, इसकी बात करेगा। ये कोल्ड टेम्परेट जो हिली एरिया रहता है, जैसे हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे देखने को मिलता है, ये यहाँ का नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश में बकरी संख्या सर्वाधिक है। देखो, एक सवाल तो अपने आप में यही हो गया। इसके बाद कह रहा है कि गोट मीट प्रोडक्टिविटी इनमें से किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है, बताइए। तो ऑप्शंस को पढ़ा करिए, लगाने की कोशिश करिए। चलिए बताइए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा प्लेन ऑफ न्यूट्रिशन, ब्रीड टाइप और डिसीज़ कंट्रोल। ये तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिर से बता देता हूँ, तीनों पिलर से मजबूत होंगे तभी गोट्री प्रॉफिटेबल होती है। तो मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। तो देखो, मध्य प्रदेश में तो सिरोही और बरबरी, ये दो नस्लें पाई जाती हैं, मतलब डोमिनेंट करती हैं। पहली चीज़ें आप ये याद रखेंगे, प्रोटीन रिच होती हैं, और इनकी जो मीट है वो भी काफ़ी हायर होती है इसमें। चलिए, तो इतना काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इनमें से
कि कौन सा जलवायु पहलू मध्य प्रदेश को रबी गेहूं उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाता है। विच एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट मेक्स एमपी हाईली सूटेबल फॉर रबी व्हीट प्रोडक्शन बताएं। देखो गेहूं को क्या चाहिए होता है, ठंडी सर्द रातें चाहिए होती हैं, इनसे इसमें जो दाना होता है ग्रेन फिलिंग वो परफेक्टली होती है। धूप भरे दिन चाहिए होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस हाई होता है। इसके अलावा लो ह्यूमिडिटी चाहिए जिससे जो रस्ट डिसीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिलेंगी। और मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़, चंबल बेल्ट, इन तीनों में क्लाइमेट फीचर से एकदम से ब्लेस्ड इसको कहेंगे हम। इसीलिए इंडिया का जो इंडियाज़ रवि व्हीट पावर हाउस इसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा एक आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि व्हीट रस्ट डिसीज़ कब बढ़ जाते हैं बताइए। तब बढ़ जाएंगे जब ह्यूमिडिटी हाई होगी और क्लाउडी वेदर होंगे, तब व्हीट रस्ट डिसीज़ बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है आपसे विच स्टेटमेंट करेक्टली मैचेस एमपी क्रॉप जोन्स विद देयर डोमिनेंट क्रॉप्स। इनमें से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्रों को उनकी प्रमुख फसलों से सही सही जोड़ता है बताइए। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे भाई, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निमाड़। निमाड़ में आपको कॉटन और बनाना दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो बाकी बताओ निमाड़ में निमाड़ तो आप समझते हो ना, ऐसे खरगोन बढ़वाने वाला, ये वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। वार्म थोड़ा क्लाइमेट रहता है जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता है। तो इसमें कॉटन और बनाना दोनों के लिए परफेक्ट इसको माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। देखिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बताना है क्योंकि क्वेश्चन खुद में ही इतना डिटेल में है वो चीज़ है ना। इसके अलावा इसमें जो करंट का डेटा है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, यहाँ पे नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये कि डेयरी सेक्टर इन एमपी डिपेंड्स हैविली ऑन विच ब्रीड कॉम्बिनेशन। कौन सी नस्ल है जिस पे आधारित है। चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुर्रा और साहीवाल। ये आंसर इसका हो जाएगा। ये तो शायद मैंने जब पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने बताया था। ये जो मुर्रा होती है ये बफेलो की ब्रीड रहती है जो हाई फैट वाला मिल्क ये देती है। इसके बाद साहीवाल जो काऊ है ये हीट टॉलरेंट रहती है, प्लस इसका जो लैक्टेशन है वो हाई होता है और डिसीज़ रेजिस्टेंस होती है। हल्की फुल्की बीमारियों से इसको कुछ परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए इसके अलावा कुछ यहाँ पे देखें, जैसे कि याद रखा है हॉलिस्टीन, जो हॉलिस्टीन है या हॉलिस्टाइन है ये हीट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी को ये नहीं झेल पाती, इसलिए ये गलत हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा याक मिथुन, ये हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है। रेड सिंधी की बात करोगे तो ये डेयरी में तो गुड होती है, मतलब ठीक होती है, पर एमपी में ये डोमिनेट नहीं करती, मतलब अपने मध्य प्रदेश में तो ये नहीं है, बाकी जगहों पे है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पाई जाती है, बट डोमिनेशन की यहाँ पे बात कर रहा था, वो यहाँ पे भाई नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सोयाबीन गेहूं प्रणाली के तहत कौन सा सिंचाई पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है, उपयुक्त यहाँ पे पाया जाता है। विच इरीगेशन पैटर्न सपोर्ट्स द सोयाबीन वीट सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश बताएं कौन सा हो जाएगा। देखिए आंसर तो इसका होगा रेन फेड खरीफ और इरीगेटेड रबी, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए, देखिए बहुत अच्छे तरीके से शानदार तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया। एक सवाल से आपकी दो दो तीन तीन चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सोयाबीन की बात हम करेंगे तो सोयाबीन मेरे भाई कैसी है, खरीफ की फसल है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती है, ये रेन फेड क्रॉप इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वीट की। तो वीट मेरे भाई कैसी फसल है, ये रबी की फसल है। और किस पर डिपेंड करती है, ये इरीगेशन पे, क्योंकि इस समय पे बारिश तो हो नहीं रही होती है, ये इरीगेशन पे डिपेंड करती है, मतलब इसेंशियल होता है इरीगेशन, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो दोनों के दोनों हमारे ऑप्शन ए में दे रखे हैं, बाकी की गलत हो जाएंगे। तो एमपी का रेनफॉल पैटर्न इसी मॉडल को परफेक्ट बनाता है, इसलिए ये दोनों को हम बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक दो चीज़ मुझे आप और बताएंगे। चलिए इसमें बस इतना काफ़ी है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे रिजर्वायर फिशरीज इन एमपी डोमिनेट फिश प्रोडक्शन बिकॉज दे ऑफर। मध्य प्रदेश में जलाशय मत्स्य पालन प्रमुख क्यों है बताइए। देखिए अच्छा सवाल है। देखो आंसर तो इसका हो जाएगा लार्ज वाटर स्प्रेड एरिया प्लस कार्प कल्चर सूटेबिलिटी। थोड़ा सा समझ लो, एमपी के पास भारत के सबसे बड़े इनलैंड रिजर्वायर्स हैं, क्योंकि एमपी कैसा है, लैंडलॉक है हमारा स्टेट। जैसे इंदिरा सागर हो गया यहाँ पे, गांधी सागर,
बरगी, तवा, ये सारे के सारे रिजर्वायर जहाँ देखोगे, इन रिजर्वायर्स में कार्ब्स स्पीसीज होती हैं। जैसे कार्ब्स जो स्पीसीज है ना, इनको कौन कौन सा बोलते हैं, जैसे रोहू हो गया, कटला हो गया, इसके अलावा हम कह सकते हैं मृगल होता है, वो हो गया, इन सबको। तो ये यहाँ पे देखने को हमको मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐसी कंडीशंस बनती हैं। एमपी में जो रिजर्वायर फिशरीज है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से ये एक है। चलिए ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एमपी का फास्टेस्ट ग्रोइंग फिशरी सेक्टर कौन सा है, ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा तो क्या बता दोगे, रिजर्वायर फिशरीज है, ठीक है। चलिए इसके अलावा फिश जो ग्रोथ होती है उसका सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या होता है, तब आप बता देंगे कि डीओ होता है। डीओ का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए इसके अलावा ऑप्शन बी में आपसे कह रहे हैं मरीन वाटर सैलिनिटी। देखो एमपी तो लैंडलॉक है, तो सैलिनिटी ये तो कहाँ होगा, जहाँ पे समुद्री एरिया होगा, है ना, कोस्टल एरिया होगा, वहीं पे पाया जाएगा। बाकी ये प्रवाल भित्ति ये भी कोस्टल इकोसिस्टम में पाया जाता है, यहाँ नहीं होगा। और फिर कह रहा है डीप सी फिशरी फिशिंग सपोर्ट, तो ये भी नहीं है क्योंकि एमपी में डीप सी कहीं भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ से क्वेश्चंस और थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के आपको शुरू हो जाएंगे देखने को। चलिए, विच सीरियल ऑफ मध्य प्रदेश शोज मैक्सिमम टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर ड्यू टू C4 पाथवे। शानदार सवाल है, बताना कौन सी मध्य प्रदेश की अनाज फसल C4 मार्ग के कारण, बताऊंगा सारी चीज़ें, उच्च तापमान सहनशीलता सर्वाधिक दिखाती है। ऑप्शंस बताइए, गेहूं, धान, मक्का या फिर बाजरा। चलो तो आसानी से समझते हैं, ऑप्शन इसका कौन सा होगा बताइए मुझे। पहले देखो आपको सारी चीज़ समझाता हूँ, ये C3 C4 ये क्या होते हैं। अनाज की फसलें ना दो तरह की होती हैं, एक होती है मेरे भाई C3, एक होती है C4, और भी हैं लेकिन पहले मेनली आप इन दो को समझिए। C3 जब भी आप देखेंगे तब आप याद रखेंगे ठंडे तापमान में अच्छा परफॉर्म करती है, यानी कि अच्छे से ग्रो होती है। और C4 वो होती हैं जो कि गर्म तापमान में, ड्रॉट जहाँ पे थोड़ा सूखा रहता है, कम नमी होती है, उसमें ये शानदार प्रोडक्शन करके दिखाती हैं। तो C4 क्रॉप्स का आप ये याद रखेंगे। चलिए आप इसको अब मुझे बताओ कि गर्मी में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, हाई होता है। वाटर यूज की इफ़िशियंसी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है पानी की। हीट और ड्रॉट दोनों का ये सामना करती है, ऐसी फसल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एमपी में C4 जो क्रॉप्स हैं उसके कई सारे आपको सेक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल एक होगा आपको बाजरा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा मेज़, है ना, मक्का भी आपको इसी टाइम पे देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे आप चीज़ों को याद रखेंगे। देखो बाजरा में हाईएस्ट हीट टॉलरेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, और अल्ट्रा हीट एडेप्टिव इसको कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा राइस अगर पूछेगा मेरे भाई यहाँ पे, तब आप कैसा बोल लेंगे, ये C3 होता है। और मेज़ को पूछेंगे तो ये C4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी ऑप्शंस देखो, वीट कह रहा है, वीट कैसा होगा बताओ, क्योंकि ये होगा C3। इसके अलावा धान की बात कर रहा है, ये कैसा होगा बताओ, ये हाईली ह्यूमिडेटिव लविंग होता है और हीट से अफेक्टेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये नहीं होगा। C4 ये मेज़ और बाजरा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए 12 पे चलते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, इन ऑयल सीड क्रॉप्स द रिस्क ऑफ एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन बिकम्स हाईएस्ट व्हेन, कब, तिलहनों में अफ्लाटॉक्सिन का जोखिम कब सर्वाधिक होता है। अब देखो यहाँ पे कैसे फूड कंटेमिनेशन को मैंने इसमें एग्रीकल्चर में ऐड कर दिया है आपके लिए, जिससे आपको चीज़ों को साथ में कलेक्टिवली पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। चलिए आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन भी इसका आंसर होगा, सीड स्टोर्ड एट हाई ह्यूमिडिटी प्लस वार्म टेम्परेचर, यानी कि उच्च आर्द्रता और गर्म तापमान में भंडारण, ये इसका कारण बनता है। समझ लो पहले, एफ्लाटॉक्सिन बनाने वाला फंगस कौन सा होता है, आप कहेंगे सर वो होता है एस्परगिलस फ्लेवस होता है। अब इसको क्या चाहिए होता है बनाने के लिए, एक तो गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है और नमी भरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। कैसा, गर्म और नमी भरा। तो इससे क्या होता है मेरे भाई, ये जो भंडारण हमने किया है तिलहन का, वो ख़राब होने लग जाता है, ठीक है, और इससे चीज़ें टूटने लग जाती हैं, अनडेवलप होने लग जाती हैं दाने अपने आप में। तो इसीलिए ये इसका रिस्क फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे ग्राउंड नट हो गए, सोयाबीन हो गए, इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को ये मिलता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन का सेफ लिमिट आपसे पूछ सकता है, तब आप बोलेंगे कि सर ये 30 ppb इतना होता है, और ये किसने डिसाइड किया है, FSSAI ने डिसाइड किया है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे प्रिवेंशन में पूछ सकता है कि जो मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए, मतलब अगर इसको प्रोटेक्ट रखना है इससे ज़्यादा, तो देखो ऐसे आप याद रख सकते हो कि प्रॉपर ड्राइंग से लेकर के हम कह सकते हैं 8 से अगर 9% भी मॉइस्चर होगा तो हम बच जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है दोस्त, इतना आप याद रखें। देखिए ऑप्शन ए क्यों गलत है, मॉइस्चर फॉल्स बिलो 5%,
देखो इतने पे तो मेरे भाई फंगस जो होता है ना वो मर ही जाता है प्रॉपर तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की बात यहाँ पे एक्चुअल में ये कर रहा है। देखिए फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात कर रहा है, यहाँ पे फंगल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। इसके अलावा इमीडिएट पैकेजिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग, डी में बात कर रहा है। इससे गुड प्रैक्टिस है, रिस्क इससे बढ़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जोखिम के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हमने ऑप्शन बी को लगा दिया। 13 पे चलते हैं। विच पल्स क्रॉप ग्रोन वाइडली इन एमपी कंटेन्स द हाईएस्ट प्रोटीन परसेंटेज, मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली किस दलहन में प्रोटीन का प्रतिशत जो है सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा, बताइए। लोबिया, चना, सोयाबीन या फिर मसूर, बताओ। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा मेरे भाई सी, सोयाबीन में देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। देखो सोयाबीन, सोयाबीन जो है मेरे भाई टेक्निकली देखें तो ऑयल सीड पल्स होती है। ये कैसी होती है मेरे भाई? ऑयल, क्या हो गया यार, ऑयल सीड ये पल्स है, ये चीज़ याद रखेंगे। और लेकिन इसमें प्रोटीन सबसे हाईएस्ट होता है, प्रोटीन परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम कह सकते हैं 40 से 42%, अगर 100 ग्राम अगर हम ये लेंगे तो इतना लगभग मिलता है। बाकी ये चना लिखा हुआ है, चने की बात करें तो इसमें केवल 19 से 20% या कहीं कहीं पे 22% भी देखने को मिलता है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मसूर की बात करेगा भाई तो 25% देखने को मिलेगी। बाकी सारे बता ही दिए है ना। ये लोबिया, इसके बारे में बोला है कि ये 23 से 24%। तो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा? सोयाबीन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और अब मुझे आप बताओ कि अगर सोयाबीन में अगर वो ऑयल पूछ ले आपसे कि कितना पाया जाता है, तब आप बता देंगे 18 से 20% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। चलिए, सोयाबीन में एक लिमिटिंग अमीनो एसिड भी पाया जाता है, अगर उसके बारे में पूछ लेगा तब आप बताएंगे मेथायोनाइन, ठीक है। ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे विच मिलेट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर कल्टीवेशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन एंड डीप रूट सिस्टम, बताएं। अच्छा सवाल है। कम अवधि और गहरी जड़ प्रणाली के कारण मध्य प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में कौन सा बाजरा सर्वोत्तम माना जाता है, बताइए। आसान है, आप बता सकते हो इसको। ऑप्शन ए हो जाएगा कोदो मिलेट, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो कोदो मिलेट में दो प्रकार की क्वालिटीज़ आती हैं। एक तो रहती है, चलो बता देता हूँ यहाँ पे, एक तो ऐसी होती है जो कि डीप रूट सिस्टम होता है उसका, है ना, जो सूखे में भी पानी नीचे से जड़ें उसकी ले आती हैं और प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करता है। और एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, जो 90 से 100 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है, और कम बारिश हो भी जाती है उसमें भी ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो एमपी के जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, डिंडौरी, मंडला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोदो कुटकी उगता है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, कोदो मिलेट में कोई मुख्य डिसीज अगर आपसे पूछ ले तब आप क्या बताओगे? बोलोगे आप ब्लाइट होता है एक तो, BLIGST, है ना, ब्लाइट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि मिलेट्स का क्लाइमेट एडेप्शन क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? C4 होते हैं। जैसे C4 में मैंने आपको क्या बताया था कि गर्मियों में भी हीट सेंसिटिव ये होते, हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं, गर्मियों में भी प्रॉपर तरीके से चले जाते हैं, ठीक है। जिसमें पानी की कमी भी रहेगी तब भी ये काम चल जाता है इनमें। डीप रूट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हाई होता है, ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए, कोदो कुटकी को GI टैग मिला है कि नहीं मिला है, बताओ। और मिला है तो कहाँ के लिए मिला है, इसको बताओ। चलो बताना ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बताओ, विच टेम्परेचर फेस इज़ मोस्ट क्रिटिकल फॉर राइस ग्रोन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में उगने वाले धान के लिए कौन सा तापमान चरण सबसे ज़्यादा संवेदनशील यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, बताइए। चलें, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, पेनिकल शुरुआत से फूल आने तक। थोड़ा सा समझा देता हूँ। धान में जो फ्लोरिंग होती है, जो फूल आते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेलिकेट स्टेज इसकी मानी जाती है। इसके लिए हमें तापमान चाहिए होता है, टेम्परेचर लगभग चाहिए होता है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से भी अगर नीचे लो टेम्परेचर अगर चला जाएगा तो आप याद रखेंगे यहाँ पे पोलर स्टेबिलिटी हो जाती है। ऐसे मान लो कि ग्रेन्स हैं वो बनते नहीं हैं इसमें, ठीक है। आप बताएं, राइस का फोटो पीरियड सेंसिटिविटी किस स्टेज में हाई होता है, तब आप बोलेंगे P1 स्टेज में। P1 स्टेज हम इसी को बोलते हैं, पेनिकल इनिशिएशन जो होता है उसी को बोलते हैं। राइस में स्टेबिलिटी का बिगेस्ट रीज़न क्या होता है, बताइए। ये होता है टेम्परेचर स्ट्रेस,
किस समय पे? जब फ्लोरिंग उसमें हो रही होती है, उसमें फूल आ रहे होते हैं उस समय पे। बाकी राइस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रेन फिलिंग के लिए, वो इसको कितना मानेंगे? अगर कोई रेंज में सवाल आपसे पूछ ले तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ये इसका हो जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इन एमपीज फेमस सोयाबीन व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, सोयाबीन बेनिफिट्स व्हीट बाय। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध सोयाबीन गेहूँ प्रणाली में सोयाबीन गेहूं को किस कारण का लाभ पहुंचाती है? दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं, तो ये आपको बताना है कि कैसे लाभ पहुंचाते हैं, बताइए। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, या फिर एड सैलिनिटी टू सॉइल, या फिर इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, या फिर रिमूव्स ऑर्गेनिक कार्बन। बताएं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी में से ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा समझा देते हैं। सोयाबीन जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे हमको लेग्यूम, सुनते चलो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो लेग्यूम होगा इसको हम बोलेंगे मेरे भाई राइजोबियम, जो बैक्टीरिया होता है वो। और राइजोबियम क्या करेगा बताओ? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। तो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हो गई। इससे होता क्या है? सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्रॉप आती है, मतलब वीट इसके बाद ही तो होता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक दो चीज़ें आपसे मैं और पूछ लेता हूँ। सोयाबीन के बाद वीट जो होता है उसका ईल्ड प्रोडक्शन लगभग कितना बढ़ जाता है बताएं? तो आप बोलेंगे सर 15 से 20% बढ़ जाता है। इसीलिए एक पैटर्न में इन फसलों को मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ बताएंगे आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच ऑयल सीड क्रॉप ग्रोन इन एमपी हैज़ द हाईएस्ट ऑयल परसेंटेज। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली किस तिलहन में तिलहन में तेल प्रतिशत सर्वाधिक ज़्यादा आपको देखने को मिलता है? बताइए, बताओ। सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड, या फिर ग्राउंडनट? तो ग्राउंडनट हमारा आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझो, ऑयल कंपैरिजन अगर हम देखें तो भाई ग्राउंडनट जो है इसमें होता है 45 टू 50%, इतना देखने को मिलेगा। सनफ्लावर की बात करोगे आप तो ये आपको मिलेगा 40 से 45%, यानी कि कंपेरेटिव इसके कम होता है। वहीं मस्टर्ड की बात करोगे तो ये होता है 30 से 35%, और सोयाबीन की बात करोगे तो इसमें आपको 18 से 20% ये इस तरह से देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हाईएस्ट ऑयल किस में मिलेगा भाई? ग्राउंडनट में देखने को मिलेगा। यही हमसे पूछ रहा है। ग्राउंडनट का कोई एक मेजर डिसीज अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगे टिक्का डिसीज एक होता है। ठीक है, वो याद रखेंगे। बाकी ग्राउंडनट का एक मेजर पेस्ट भी होता है, जिसको पूछेगा तब आप बता देंगे कि वाइट ग्रब ये होता है जो सबसे ज़्यादा नुकसान इसको पहुंचाता है। ठीक है, चलिए बाकी सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताई दिए हैं। 18 पे चलते हैं। विच स्टोरेज पेस्ट कॉजेस वीविंग इन स्टोर्ड व्हीट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में संग्रहित गेहूं में वीविंग जो है जाल जैसा तंतु एक किस कीट द्वारा उत्पन्न किया जाता है? बताइए। राइस बीबल, चावल भुनगा, खपरा कीट, सिगरेट भ्रंग, या इंडियन मील मौत। 18 का बताओ कौन सा आंसर होगा? आसान है ये तो, कोई कॉन्सेप्ट तो इसमें है नहीं, सीधा सीधा याद करना है। इंडियन मील मौत ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं, ये महीन एकदम धागे जैसा जाल जैसा दिखाई देता है, और कहाँ मिलता है? कॉमन होता है ये वेयर हाउसेस में। ठीक है, वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। बाकी राइस वीवल ये क्या होता है, किससे इससे क्या होता है बताओ? अगर ये पूछ ले आपसे, इंटरनल ग्रेन डैमेज ये करता है, छेद छेद कर देता है उसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे ना। चलो ऑप्शन ए और थोड़ा सा देख लो। ये बोल रहा है राइस वीवल, यहाँ पे बता देता हूँ ये क्या कर देता है भाई? छेद छेद कर देता है ना, बोरिंग होल्स कर देता है। खपरा कीट के बारे में बात करेगा तो ये पाउडर फॉर्म बना देता है उसकी। और सिगरेट बीटल की बात कर रहा है ये टोबैको पेस्ट होता है, यहाँ पे हमारे काम का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लीड्स टू पुअर ग्रेन फिलिंग इन सीरियल्स ऑफ एमपी। बताइए, एमपी के अनाजों में पुअर ग्रेन फिलिंग किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है? बताइए। पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, या फिर आयरन? अच्छा सवाल है, बताइए आप। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका पोटेशियम। ठीक है, अब देखो पोटेशियम आप इस तरह से याद रखो, पोटेशियम भाई जहाँ भी आ जाएगा, एक तो फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर होता है वो, इसके अलावा स्टार्च का फॉर्मेशन होता है वो। ये तीन चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, देखो पोटेशियम की कमी से ग्रेन फिलिंग कमज़ोर हो जाती है, इस तरह से आप याद रखिए। ठीक है, पोटेशियम तीन चीज़ों के लिए आपको याद रखना है, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर उसके लिए। तीन चीज़ों के लिए आपको याद रखना है। चलिए वीट में के डिफिशियंसी का सिम्टम क्या होता है? एक आपसे मैं अच्छा सवाल पूछ रहा हूँ।
वीट में के डिफिशियंसी का सिम्टम क्या होता है? के मतलब क्या? पोटेशियम। क्या होता है बताइए? लीफ स्कॉर्चिंग हो जाती है उसकी, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। बाकी राइस में अगर के डिफिशियंसी हो जाएगी तब फिर क्या परेशानी इसमें हो जाएगी? तो मेरे भाई ब्राउन स्पॉट्स उस पे आ जाते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शंस को बाकी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सल्फ़र की बात कर रहा है। सल्फ़र भाई जनरली प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे काम आता है। मोलिब्डेनम की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और आयरन की जब हम बात करेंगे तो ये क्लोरोसिस के लिए काम आता है। यहाँ पे इसका डायरेक्टली इससे कोई लिंक नहीं है। चलिए 20 पे चलते हैं। वाई इज़ वीट कंसिडर्ड द मोस्ट स्टेबल रबी सीरियल इन एमपी? एमपी में गेहूं को सबसे स्थिर रबी खाद्यान्न क्यों माना जाता है? बताइए क्या इसका रीज़न है? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रॉड टेम्परेचर टॉलरेंस है ये, और फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। टेम्परेचर टॉलरेंट कर लेता है और फोटो पीरियड्स इनसेंसिटिव, ये चीज़ आप याद रखें। बाकी ब्लैक सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन अच्छा कर लेता है, और रबी क्लाइमेट परफेक्ट होता है इसके लिए, क्योंकि कूल और ड्राई हमको यहाँ पे चाहिए होता है। तो मध्य प्रदेश की सबसे सुरक्षित रबी फसल कौन सी हो गई आपकी? ये वीट की हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे इसलिए सही है बिल्कुल। चलिए बाकी मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, C3 है या C4 है? बताइए वीट कैसा है, C3 फसल है या C4 है? ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, 21 पे चलते हैं। इन मैंगो द डिसऑर्डर स्पॉन्जी टिश्यू इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद? ये इस आम में स्पंजी टिश्यू विकार मुख्यतः किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? बताएं। चलो थोड़ा सा अलग सवाल है, आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में। स्पंजी टिश्यूज आमतौर पे अल्फांसो जैसे मैंगोज होते हैं उनमें देखते हैं। अल्फांसो क्या है? मैंगो की एक और ब्रीड होती है, वो होती है, ठीक है, एक वेराइटी होती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि फल का जो विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट, उस समय पे बहुत ज़्यादा तापमान आ जाता है। इससे क्या होता है, इसका जो पकने का एक प्रोसेस होता है वो अनियमित हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यानी कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फल के अंदर के कुछ हिस्से प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है मेरे भाई, जो स्टार्च है और स्टार्च का जो शुगर कन्वर्जन होता है वो रुक जाता है, और सेल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इससे फल के अंदर कह सकते हैं हम कि सफ़ेद और हल्के पीले कलर के स्पंजी हिस्से बन जाते हैं, जो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, इससे समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट, आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके अलावा बाकी ऑप्शंस हैं। कह रहा है बोरॉन टॉक्सिसिटी, इसके बारे में बताइए। बोरॉन विषाक्तता, फ्रूट क्रैकिंग डिफॉर्मेशन हो जाती है। बाकी ये जो हमने सवाल पूछा उससे रिलेटेड ये नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कह रहा है एक्सेसिव नाइट्रोजन, इससे क्या होगा बताओ? ये वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा देता है, स्पंजी टिश्यूज नहीं बनाएगा जी। ओवर अगर इरीगेशन कर देंगे तो मेरे भाई वाटरी फ्रूट्स कर सकता है, यानी ज़्यादा उसमें रसीला सा उसे बना देगा, लेकिन ये स्पंजी टिश्यूज ये भी अति सिंचाई भी नहीं बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बाकी इसमें मैंगोज़ की अलग अलग डिसीज़ हो सकती हैं, इससे रिलेटेड और अलग अलग वेराइटीज़ हो सकती हैं उसकी। जैसे आपने अल्फांसो तो मैंने आपको बता दिया, एक नूर जहाँ आम होता है। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा एमपी से जुड़ा हुआ सेक्शन है। तो इसको कोशिश करेंगे कि अलग से आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये एक ही सवाल एक ही 10-10 मिनट में कंप्लीट हो पाएगा, तो हो ही नहीं पाएगा ये। 22 पे चलते हैं। बनाना राइपनिंग चैम्बर्स टिपिकली मेंटेन विच एथिलीन कॉन्सेंट्रेशन? केला राइपनिंग जो चैम्बर्स हैं जहाँ पकने जिनको पकाया जाता है, सामान्यतः एथिलीन जो है सांद्रता को बनाए रखा जाता है। कितना इसका रेंज रहता है बताएं। तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए इसमें, 100 to 150 ppm, ये इसका आंसर हो जाएगा। और हाँ बाकी आंसर की में गड़बड़ हो गया है, इसमें सी लगा दिया है जो कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गलत है। 20 का आंसर होगा, बाकी मैं फिक्स कर दूंगा 22 में, ठीक है, आंसर की में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है आपसे कि साइट्रस जो ग्रीनिंग HLV डिसीज होती है ये ट्रांसमिटेड होती है किस चीज़ में, किससे फैलता है, ये आपको बताना है। चलो तो 23 का क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये साइलेट जो वाहक होता है, साइलेट वेक्टर होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लो, दुनिया का सबसे खतरनाक जो साइट्रस रोग होता है वो यही माना जाता है। कारण क्या होता है इसका, थोड़ा समझो।
तरह से होता है, जैसे मान के चलते हैं एक यहाँ पे ट्री है, एक ट्री यहाँ पे है, ठीक है। तो इस ट्री में अगर मान के चलते हैं ये कोई रोग है, तो ये क्या करता है, पौधों की जो पत्तियाँ रहती हैं उससे इसका जो जूस रहता है उसको लेकर मतलब एक तरह से उसको चूस कर ये बैक्टीरिया दूसरे पेट में चला जाता है, यहाँ पे उसको इंजेक्ट एक तरह से कर देता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो मॉटलिंग, येलो शूट्स और ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे साइलेंट वाहक में देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। चलो, और ये वाइट फ्लाई की बात कर रहा है, तो इस जो सिट्रस बैक फ्लाई प्रॉब्लम होती है उसके लिए जिम्मेदार रहती है, ये यहाँ पे काम नहीं आएगी, ठीक है। मेली बग इसकी बात करेगा तो ये जो सूटी मोल्ड होते हैं उसके लिए काम आती है मेरे भाई। 24 की बात करेंगे, टोमेटो फ्रूट क्रैकिंग इज कॉमनली कॉज्ड बाई टमाटरों में फल फटने का मुख्य कारण इनमें से क्या होता है, बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सडन फ्लक्चुएशन इन इरीगेशन। टोमेटो फल की त्वचा की बात कर रहा है, ये इलास्टिक तो होती नहीं है पहली चीज़, कुछ समय तक पानी कम मिलता है, अचानक से बहुत ज़्यादा पानी इसको मिलने लग जाता है। वो इरीगेशन से भी हो सकता है, बारिश से भी हो सकता है। तब फल का जो अंदरूनी हिस्सा रहता है वो तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन त्वचा उतनी तेज़ी से स्ट्रेच नहीं हो पाती है, इसलिए फ्रूट जो है कैसा हो जाता है, क्रैक ये हो जाता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप याद रखेंगे। मैग्नीशियम की कमी से जो लीफ हैं वो येलो हो जाती हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये चीज़ याद रखेंगे आप। चलिए बाकी 25 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे बोल्टिंग इन ऑनियन अकर्स ड्यू टू, प्याज में बोल्टिंग किस कारण से हो जाती है, बताइए। अच्छा सवाल है ये भी। तो ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर प्लस लॉन्ग डे। देखो इसमें क्या है, ये पौधा ना कंफ्यूज हो जाता है। देखो थोड़ा सा समझाता हूँ। ओनियन कैसा एक बीनियल क्रॉप है मेरे भाई, है ना, बीनियल क्रॉप है। जब से डेवलपमेंट फेज में जब ये होता है, जैसे ठंडा टेम्परेचर इसको चाहिए वर्नलाइजेशन के लिए, और दिन की लंबाई इसको ज़्यादा जब हो जाती है तो क्या हो जाता है कि पौधा ये सोचता है कि अब फ्लोरिंग का समय आ गया है, और ये बल्ब निकालने के बजाय फ्लोवर स्टॉक होते हैं, स्टॉक रहते हैं, उनको निकाल देता है। इसी को हम बोल्टिंग कहते हैं। तो इसलिए मेरे भाई ये गलत हो जाएगा हमारा आंसर, इसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। बाकी हाई टेम्परेचर प्लस लॉन्ग डे इसकी बात करेंगे तो बल्ब साइज जो होता है ना इसका वो घट जाता है, इसलिए। बाकी ऑप्शन सी अधिक नाइट्रोजन, इसकी बात करेंगे तो लीफी जो ग्रोथ है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। एल्कलाइन सॉइल की बात करेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इशू इसमें हो जाता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 26 पे चलते हैं। कह रहा है आलू को बहुत कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे रखने पे कौन सी समस्या इनमें से देखने को आपको मिलेगी, बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमें देखने को मिलेगा कोल्ड इंड्यूस्ड स्वीटनिंग, शीत प्रेरित जो मिठास है, स्वीटनिंग है ना, शीत प्रेरित जो मिठास है वो इसकी बढ़ जाती है। बहुत कम तापमान पे ऐसा होता है। पोटैटो के अंदर क्या होता है, जो स्टार्च है मेरे भाई, ये शुगर में जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसमें बदलने लग जाता है। शुगर यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, इन दोनों में कन्वर्ट होने लग जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। इस चीज़ को याद रखें। टेस्ट तो ख़राब होता ही है मेरे भाई। फ्राइंग जब हम करते हैं ना तो डार्क कलर भी देता है ना, ये चीज़ हो जाएगी। चलिए इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक हार्ट की बात कर रहा है, ये तो पुअर वेंटिलेशन के कारण होता है। स्पोर्टिंग की बात करेगा, अंकुरण की, तो स्पाउटिंग की बात करेगा तो 12 से 18 डिग्री पे होता है, लिख देता हूँ 12 से 18 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होने लग जाता है। और ये कह रहा है हॉलो हार्ट, खोखला हृदय, ये तो अनइवन ग्रोथ का कारण है, इनमें से इसका कोई मतलब हमारा नहीं है। 27 पे चलते हैं। कमर्शियल मैरीगोल्ड इज प्रोपोगेटेड मेनली बाई, गेंदे की व्यावसायिक खेती मुख्यतः किससे की जाती है, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई सीड से की जाती है। तना कटिंग इसमें काम नहीं आएगा। ये सारी की सारी चीज़ सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई 28 पे। ब्लैक रॉड डिसीज इन कैबेज इज कॉज्ड बाई, पत्ता गोभी में जो ब्लैक रॉड रोग है वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है, बताइए। चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, कैम्पेस्ट्रिस ये हो जाएगा। देखो बेसिक एक ब्लैक रॉट एक बैक्टीरियल डिसीज होती है मेरे भाई, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं 29 पे चलते हैं। ग्रेप बेरी शैटर, अंगूर में पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग के दौरान बेरी शैटर का मुख्य कारण इनमें से क्या है, ये आपको बताना है कौन सा कारण है, चलिए बताइए। तो हाई टेम्परेचर एक्सपोजर ये तो नहीं होगा, और एथिलीन इंजरी इंजरी ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है वीक स्टीम कैप अटैचमेंट, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, सी हो जाएगा। एक्सेस सल्फर ये भी नहीं होगा। देखो बेरी शेटर का मतलब होता है मेरे भाई, ये हार्वेस्टिंग के दौरान होता है, ट्रांसपोर्ट के दौरान बेरीज का बंच है वो मान के चलते हैं हाथ से आपके छूट के नीचे ज़मीन पर गिर गया, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। और इसका कारण हो सकता है कि जो स्टेम कैप है अटैचमेंट वो कमज़ोर हो जाता है। जनरली क्या है, आपने पकड़ा और टूट के गिर गया कि मजबूती से वो जुड़ा हुआ नहीं था। मैच्योरिटी जो है अनइवन हो,
हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो, या हैंडलिंग आप बहुत रफ तरीके से कर रहे हो, तब ऐसा देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए बाकी कह रहे हैं एथिलीन इंजरी, इसको भी या कहेंगे एथिलीन इंजरी, इसको भी आप याद रखना, ये कह सकते हो आप, इससे सॉफ्टनिंग हो जाती है फलों की, है ना, नई चीज़ आप याद रखेंगे। 30 पे चलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि मिर्च में तीखापन ये किसके कारण होता है, बताइए। अच्छा सवाल है। चलो तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण ये आपको देखने को मिलता है। देखो मिर्च में जो जलन तीखापन मुंह में लगता है ना, वो इसी की वजह से होता है, एक तरह से केमिकल ही होता है। केमिकल का नाम क्या है, कैप्सेसिन। बहुत अच्छा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। एक तरह से कहते हैं एल्कलॉइड कंपाउंड है ये, है ना, मिर्च के अंदर पाया जाता है। वाइट प्लेसेंटा, बीज के पास का जो वाइट वाइट पार्ट आपने देखा होगा, वो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। असल में जो कैप्सिसिन है ना, ये TRP, और चीज़ें बता देता हूँ थोड़ी सी, TRPV1, ये रिसेप्टर्स रहते हैं, इनको एक्टिवेट कर देता है ना, और यही रिसेप्टर गर्म चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, तो दिमाग को ऐसा लगता है बिल्कुल कि मुंह जल रहा है अंदर से हमारा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं आपकी, ये हमारे काम की यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलो ये मुझे बताओ कि ऑप्शन ए में दे रखा है ओलियो रेसिन, ये बताओ ये किस चीज़ से है, क्या होता है ये। चलो बताओ, ऑप्शन ए में दे रखा है आपको ओलियो रेसिन, ये क्या करता है, ये कैप्सिसिन जो है ना ये, और कैरोटोनॉइड्स, इन दोनों का मिक्सर होता है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें ऑप्शन बी में लिखा है कैप्सिसिन ये, और इसके अलावा जो कैरोटोनॉइड्स होता है उसका मिक्सचर होता है। ये तीखापन का कारण यहाँ पे नहीं होता, ये फ्लेवर देता है फूड इंडस्ट्री में, वो वहाँ पे काम किया जाता है। लाइकोपीन की बात कर रहा है मेरे भाई, ये रेड कलर देता है, और टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन इसी के कारण देखने को आपको मिलता है। एंथोसाइनिन की बात कर रहा है, ये पर्पल जो ब्लैक कलरेशन रहता है ना, पर्पल या ब्लैक कलरेशन रहता है, उसके लिए ये यूज़फुल रहता है। चलिए 31 पे चलते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कौन सा बाजरा अपनी गहरी जड़ें प्रणाली के कारण सर्वाधिक सूखा सहिष्णु माना जाता है, ड्रॉट टॉलरेंस माना जाता है। बहुत ही आसान है, कई बार इसको बता चुका हूँ मैं। पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा मेरे भाई सूखा झेल सकता है, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बारिश कम हो, फिर भी ये फसल देता है आपको। बाकी ये कंगनी कह रहा है, इसको याद रखना है, ये भी सूखा सहन कर सकती है लेकिन बाजरा के जितना नहीं। रागी की बात करेंगे, मजबूत है पर जड़ें उतनी गहरी नहीं होती जितनी इसकी बाजरा की होती है। बाकी चना की बात कर रहे हैं, ये चना है, सॉरी चना नहीं है, ये जल्दी पक जाता है, बट ड्रॉट किंग ये नहीं है मेरे भाई। ड्रॉट किंग अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोल देंगे कौन हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। चलिए 32 पे चलते हैं। MP में कौन सा तिलहनी फसल मुख्यतः वर्षा आधारित खेती में उगाया जाता है, बताएं। सरसों, तिल, मूंगफली या फिर सोयाबीन। तो शीशम यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, सीसम हो जाएगा, तिल हो जाएगा, है ना, इस चीज़ को याद रखेंगे। तिल को कहते हैं मेरे भाई कम पानी की महारानी, कम पानी की महारानी, बहुत सूखा झेल सकती है, इसलिए MP में बारिश पर ही ये उगाई जाती है। ठीक है, बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत यहाँ पे आती नहीं है। सोयाबीन की बात करेंगे तो ये बारिश पे चलता है पर ज़्यादा नमी चाहता है मेरे भाई। मूंगफली ये भी यहाँ पे फूलने दाना बनने पे ही ये इसको पानी चाहिए होता है। बाकी सरसों की बात करें तो ये ठंडी है, रबी की फसल है, आमतौर पे इसको सिंचाई की ज़रूरत थोड़ी थोड़ी पड़ती है, ऐसा आप याद रखेंगे। चलिए 33 पे चलते हैं मेरे भाई। देखो ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, समझाने की कोई चीज़ है नहीं। बाकी इनसे रिलेटेड अभी बैठने लग जाओ तो तिल की मैं तुम्हें वेराइटीज़ बताने लग जाऊँ, उनसे संबंधित कितना प्रोडक्शन है वो बता दूँ, कम हुआ है कि बढ़ा है ये बता दूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए केवल इतनी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, बाकी जब ज़रूरत लगेगी, टाइम लगेगा और क्वेश्चन इनके लगा लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा डेटा होता है इसमें। 33 पे चलते हैं। कौन सा फल MP में सबसे ज़्यादा ठंड मतलब मांगता है, चिलिंग आवर्स मांगता है, ये आपको बताना है। चलिए बताएं, इनमें से क्या होगा, बेर, अमरूद, आड़ू, पपीता, पपाया, पीच, गुआवा या फिर बेर, क्या इनमें से हो जाएगा, बताइए। तो ये पीच हो जाएगा, पीच की यहाँ पे बात कर रहा है सबसे ज़्यादा। देखो आड़ू, ये आड़ू जो है एक ठंड वाले इलाके का फल होता है, फूल आने के लिए इसको कई घंटे काफ़ी ज़्यादा कड़क ठंड चाहिए होती है। MP में सिर्फ ठंडे इलाके जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये देखने को आपको मिलता है। 34 की बात करते हैं। विच स्पाइस अमोंग द फॉलोइंग इज़ प्रोपोगेटेड मेनली बाई राइजोम्स, इनमें से कौन सा मसाला मुख्यतः राइजोम द्वारा प्रवर्धित होता है, तब बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई टर्मरिक, हल्दी हो जाएगा। ठीक है, हल्दी को आप याद रखेंगे ये चीज़।
35 पे चलते हैं। द FCR फीड कन्वर्जन रेशियो इज इन पोल्ट्री इंडिकेट्स। बताइए पोल्ट्री में FCR फील्ड कन्वर्जन रेशियो किसे दर्शाता है, ये आपको बताना है। बताइए तो 35 का क्या हो जाएगा, बताइए। देखो आंसर हो जाएगा इसका एक, वेट गेन पर यूनिट फीड। थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये समझाने वाली चीज़ है, जहाँ पे होती है वहाँ समझाती हूँ। FCR का मतलब इस तरह से मान लो कि मुर्गी जितना खाए उतना वजन उसका बढ़े। जैसे किसी का अगर FCR 2 है तो जैसे मान के चलते हैं कि 2 kg उसने खाया है तो 1 kg उसका वेट बढ़ गया। इस तरह से आप बोल सकते हो। FCR जितना कम होगा मुर्गी उतनी बेहतर होगी, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो जाएगी, ए हो जाएगा। वेट गेन पर यूनिट फीड, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, मतलब कि दाना कम खाएगी और वेट उसका अच्छे से बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा इसको बेटर माना जाता है। बाकी ऑप्शंस काम के नहीं है। 36 पे चलते हैं मेरे भाई। पूछ रहा है आपसे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रायोरिटाइज विच अप्रोच फर्स्ट। समेकित कीट प्रबंधन में सबसे पहले किस विधि को प्राथमिकता दी जाती है। तो समेकित कीट प्रबंधन तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखो ऐसे समझो, IPM का पहला नियम ये होता है मेरे भाई कि कीट को आने ही मत दो, उसको होने ही मत दो। इसलिए शुरुआत में हमेशा समय पर बुवाई करो, फसल का चक्र उसको चेंज करते रहो, जो खरपतवार रहता है उसको हटा दो, रोग प्रतिरोधी जितनी किस्में रहती हैं उनका इस्तेमाल करो, खेत को गहरी जुताई करो। ऐसे बहुत सारे प्रिवेंटिव के तरीके रहते हैं जो IPM की, इसको कहते हैं फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक है, केमिकल स्प्रे ये सबसे लास्ट ऑप्शन माना जाता है कि जब से इन सबसे काम नहीं हो रहा है तब उसके बाद जाकर के आप काम करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्चरल एंड प्रिवेंटिव मेथड्स का हम इस्तेमाल यहाँ पे करें। केमिकल कंट्रोल कह रहा है हमसे, इसको याद रखना IPM का ये सबसे लास्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है जब इन सब चीज़ों से नहीं जुटता रुकता है तब जाकर के आप क्या करते हो, केमिकल का इस्तेमाल करते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करो भाई, हम ये फील्ड, ये जो IPM है ना ये फील्ड पे किया जाता है, ये जेनेटिक ये सब लैब वैब में काम किए जाते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फ्यूमिगेशन की बात कर रहा है भाई, फ्यूमिगेशन ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ये तो स्टोरेज में या फिर इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। 37 की बात करते हैं, आपसे पूछ रहा है कि विच ब्रीड इज कंसिडर्ड द बेस्ट ड्यूल पर्पज गोट फॉर MP फार्मर्स। ड्यूल पर्पज के लिए कौन सी बकरी की नस्ल MP के किसानों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है, आप बताइए। जमुनापारी, बर्बरी, सिरोही या फिर ब्लैक बंगाल। तब आप कहेंगे ऑप्शन सी सिरोही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण है, इसका एक तो जो मिल्क है वो भी ठीक मतलब अच्छी क्वांटिटी में देता है, और जो इसका मीट है ये भी प्रॉपर तरीके से, दोनों में मतलब अच्छा इसको माना जाता है। बाकी इसकी कई स्पेशलिटी रहती है, जैसे कि जहाँ पे सूखा रहता है, ड्रॉट मौसम है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी ये अच्छे से रह सकती है, तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है, और छोटे मोटे रोग रहते हैं उनको ये एक तरह से सहन कर सकती है। मतलब MP का जो एग्रो क्लाइमेट है उसमें सबसे फिट इस स्पीसीज़ को माना जाता है। जमुनापारी की बात हम करेंगे, ये इसलिए गलत है क्योंकि दुधारू अच्छी है पर ये गर्म जो मौसम रहते हैं वहाँ टिक नहीं पाती है ज़्यादा, मतलब बीमार हो जाती है, मर जाती है। बर्बरी की यहाँ पे बात करेंगे तो भाई इसकी नस्ल काफ़ी छोटी होती है, इसमें जो मीट की क्वालिटी वो क्वांटिटी रहती है वो काफ़ी कम होती है। वहीं ब्लैक बंगाल की बात करेंगे मेरे भाई तो इसकी मीट बढ़िया है, लेकिन MP के लिए ये सूटेबल नहीं है, मतलब कि रह नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा गर्म है। चलिए 38 पे चलते हैं। यहाँ पे विच सिस्टम कंबाइंस ट्री प्लस क्रॉप्स प्लस लाइव स्टॉक। शानदार सवाल है मेरे भाई, ऐसा एक सवाल देखने को आपको मिलेगा। कौन सी प्रणाली में इनमें से पेड़, फसल और पशुपालन एक ही इकाई में सम्मिलित होते हैं, बताइए। एली क्रॉपिंग, सिल्वो पास्चर, एग्रो सिल्वी पास्चर या फिर होम स्टेड गार्डनिंग, बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एग्रो सिल्वी पास्टल। एग्रो मतलब ये फसल के लिए आ गया एग्रो, और पेड़ के लिए सिल्वी हो जाता है, और पशु के लिए यहाँ पे पेस्टोरल सिस्टम जो होता है वो आ जाता है। तीनों एक ही साथ आएगा, इसी को हम एग्रो सिल्वी पेस्टोरल कहते हैं। क्या होता है इससे, कई सारे इसके फ़ायदे होते हैं। इससे एक तो जो सॉइल रहती है उसकी जो फर्टिलिटी रहती है, उर्वरता रहती है, वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पेस्टल हैं, पशु हैं, इनका जो वेस्टेज रहता है उसको यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा चारा मिल जाता है। चारा किससे मिलेगा, सिल्वी से, फसल से मिलेगा। ठीक है, लकड़ी किससे मिलेगी, एग्रो से मिलेगी, है ना, पेड़ से मिलेगी आपको यहाँ पे। तो इस तरह से सूखे मौसम में भी सुरक्षित उत्पादन यहाँ पे ये होता है। ठीक है, चलिए एली की बात करेगा तो ये होता है मेरे भाई ट्री प्लस क्रॉप। ठीक है, यानी कि पेड़ और फसल यहाँ पे आ जाएगा तो एली क्रॉपिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें सिल्वो पास्चर, तो सिल्वो पास्चर में याद रखेंगे मेरे भाई यहाँ पे ट्री यानी कि पेड़, इसके अलावा और देखो पेड़ को हम यहाँ पे एग्रो बोल रहे हैं तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, टी लिख दिया है तो पेड़ प्लस पशु यानी कि एनिमल, इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे तब हो जाएगा। चलिए इसके अलावा होम स्टेड गार्डनिंग ये हमारे यहाँ पे काम का नहीं है। चलिए 39 पे चलते हैं। कह रहा है इनसे
इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर रिड्यूसिंग रेस्पिरेशन रेट ऑफ वेजिटेबल। पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन में सब्जियों की श्वसन दर कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? हाई ह्यूमिडिटी है, लो टेम्परेचर है, वैक्स कोटिंग है, या फिर आपको देखने को मिलेगा क्यूरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई लो टेम्परेचर। ठीक है, सब्जियां काटने के बाद भी सांस लेती रहती हैं, रेस्पिरेट करती रहती हैं। जितनी ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी उतनी जल्दी सब्जी खराब हो जाएगी, इसलिए ठंडा तापमान रेस्पिरेशन को धीमा कर देता है। इसलिए सब्जियों की जो सेल्फ लाइफ है, जो ठंडे तापमान रहते हैं, क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। इसीलिए प्री कूलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी पोस्ट हार्वेस्ट स्टेप माना जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे हाई आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी, पानी की कमी रोकता है ये रेस्पिरेशन से, इसका कोई लेना देना नहीं है। वैक्स कोटिंग की बात करेंगे तो केवल मॉइस्चर लॉस को कम कर सकता है, बाकी काम का नहीं है। क्यूरिंग की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ऑनियन गार्लिक के लिए तो फ़ायदेमंद है, बाकी सब्जियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। 40 की बात करते हैं। चलो, विच इरीगेशन मेथड गिव्स हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी इन एमपी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। एमपी की बागवानी फसलों में कौन सा सिंचाई विधि सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता यहाँ पे देता है, बताइए कौन सा ऑप्शन है? बॉर्डर इरीगेशन, चेक बेसिन, ड्रिप इरीगेशन, या फिर फ्यूरो इरीगेशन, बताओ। तो मेरे भाई ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ड्रिप इरीगेशन। समझा देता हूँ, ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, पानी सीधे सीधे जड़ों में जाता है, 50 से 60% पानी की बचत होती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, पत्ते इसके गीले नहीं होते, इसकी वजह से रोग कम मिलता है, रोग कम होता है यहाँ पे। ठीक है, उर्वरक भी ड्रिप से यहाँ पे किया जा सकता है, याद रखना, उसको फर्टिगेशन कहा जाता है। एक शब्द है फर्टिगेशन, इरीगेशन की तरह ही फर्टिगेशन। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर जो डालना है ना, पूरा पे छिड़काव नहीं करना है, ऐसे ही ड्रिप के माध्यम से डालना है, तो फर्टिगेशन इसको बोले। इसलिए हॉर्टिकल्चर में सबसे एफिशिएंट कौन सी चीज़ हो जाएगी? ड्रिप इरीगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉर्डर इरीगेशन, भाई पानी की बहुत बर्बादी होती है, तो सब जानते हो। चेक बेसिन की बात करेंगे तो ऑर्कार्ड वगैरह में ये अनइवन हो जाता है, मतलब हर फसल के लिए काम का नहीं है। इसके अलावा फ्यूरो इरीगेशन कह रहा है, फ्यूरो इरीगेशन, इससे जो इवेपोरेशन लॉस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए 41 का करते हैं। विच सीरियल क्रॉप ऑफ एमपी सोज C4 फोटोसिंथेटिक एडवांटेज अंडर हाई टेम्परेचर एंड वाटर स्ट्रेस। उच्च तापमान और जल तनाव की स्थिति में एमपी की कौन सी अनाज फसल C4 प्रकाश संश्लेषण का लाभ हमें यहाँ पे दिखाती है, ये आपको बताना है। गेहूं, मक्का, धान, या फिर बार्ले, बताइए क्या हो जाएगा जी 41 का? ऑप्शन बी मेज़ मक्का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। C4 प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है मेरे भाई, गर्मियों में फास्ट इनकी ग्रोथ होती है, पानी इनको कम चाहिए होता है, ड्रॉट टॉलरेंस होते हैं, सूखे को आसानी से झेल सकते हैं। तो यहाँ पे एमपी में आप देखोगे तो मेज सबसे एक एसेंशियल, सबसे प्रमुख C4 सीरियल यहाँ पे मानी जाती है। बाजरा भी C4 है, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे मेज बोला है तो यहाँ पे मेज हम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बाजरा होता तो बाजरा भी होता, तो फिर ऑप्शन थोड़े अलग प्रकार के यहाँ पे दिए जाते, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी वीट, राइस, बार्ले, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये C3 है, ये भी C3 है, ये भी C3 है, और ये भी C3 है। ठीक है, चलिए 42 पे चलते हैं। कह रहा है इन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट विच कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ। समेकित पोषक प्रबंधन के में कौन सा संयोजन दीर्घकालिक मिट्टी स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम यहाँ पे होता है, बताइए। ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके, ओनली यूरिया एप्लीकेशन, FYM प्लस क्रॉप रेसिड्यू प्लस बैलेंस्ड NPK। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन बी। ठीक है, तो थोड़ा समझ लो, दीर्घकालिक मिट्टी के स्वास्थ्य की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ की बात ये कर रहा है। ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले तो होना चाहिए मेरे भाई, इसके अलावा क्रॉप जो रेसिड्यू हैं वो होने चाहिए, और बैलेंस्ड NPK यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, NPK क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? NPK का, इसमें N का और P का, K का, इसमें क्या मतलब है? किसी को पता है तो कमेंट में बताना है ना। चलो बताओ, इसके अलावा नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही भाई। चलिए, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखो ओनली यूरिया, इससे भाई SOC घट जाता है। ठीक है, ये कोई हमारे मतलब का नहीं है। ऑप्शन सी की यहाँ पे बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी इससे आ जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी न्यूट्रिएंट ये कह रहा है केवल वर्मी कंपोस्ट, ये न्यूट्रिएंट्स केवल पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 43 पे चलते हैं। विच MP हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। MP में कौन सी बागवानी फसल हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बताइए। ऑप्शन ए है मैंगो, गुआवा, बेर, या फिर अनार की बात कर रहा है, पोमीग्रेनेट की बात ये यहाँ पे कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। गुआवा SDP में पॉपुलर क्यों है ये बताओ। सबसे पहले तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्यों है बताओ। देखो, एक तो कैनोपी कंट्रोल इसमें आसानी से हो जाता है, जल्दी पक जाता है, और इसका प्रोडक्शन भी एक समान होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे।
तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी के बाकी सारे के सारे हमारे नहीं होंगे। देखो मैंगो है, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कैनोपी बहुत फैल जाती है। इसकी कैनोपी का मतलब समझ लो, कैनोपी क्या होता है बताओ, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। ऑप्शन सी में बेर है, ये क्यों है, क्योंकि एचडीपी इसका कम होता है, हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग है वो इसकी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमिग्रेनेट, ये एचडीपी इसमें होता है, पर सिलेबस के अनुसार मतलब ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा गुआवा ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अनार से भी ज़्यादा एचडीपी किसकी होती है, गुआवा की होती, तो इसकी भी अनार की, बट ये गुआवा का ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए बताओ 44 पे चलते हैं। इन गोटरी विच सिस्टम मिनिमाइज डिसीज स्प्रेड एंड इम्प्रूव्स एफसीआर। बकरी पालन में कौन सी प्रणाली रोग प्रसार को न्यूनतम करती है और एफसीआर को सुधारती है, ये आपको यहाँ पे आंसर बताना है, बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंटेंसिव स्टॉल फीडिंग, ठीक है। थोड़ा समझ लो स्टॉल फीडिंग क्या होता है, बकरी को शेड में रखकर डाइट दी जाती है, खास प्रकार की डाइट दी जाती है, इससे वायरस और परजीवियों का खतरा नहीं उसको रहता है, और उसकी जो फीडिंग क्वालिटी है, खाने की क्वालिटी वो उसकी अच्छी होती है, कंट्रोल होती है, उसका वजन जल्दी बढ़ता है, एफसीआर भी उसका जल्दी अच्छे से होता है, ठीक है। ये चीज़ है, याद रखेंगे, इसलिए मेरे भाई ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कह रहा है एक्सटेंसिव सिस्टम, विस्तृत प्रणाली, इसमें भाई ये ठीक है, लेकिन डिसीज इसमें बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, इसलिए गलत हो गया। इसमें कह रहा है अर्ध गहन प्रणाली, इसके बारे में ये इसने पूछा है, सबसे न्यूनतम करती है, तो ये मध्यम होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। इसके अलावा डी की बात करेंगे तो मेरे भाई ये सबसे ज़्यादा पैरासाइट जो अटैक होता है वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए 45 पे चलते हैं। विच स्पाइस क्रॉप ऑफ एमपी इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। एमपी की कौन सी मसाला फसल जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, बताइए। अच्छा सवाल है। क्यूमिन, जीरा हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। देखो जीरा ना बहुत ही एक नाजुक फसल आप मान के चलिए, सूखी हल्की मिट्टी पसंद है ये, और ज़रा सा पानी अगर जमा हो जाता है तो पूरा इसका पौधा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। फंगल डिसीज है वो भी इसमें बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए क्यूमिन सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग सेंसिटिव स्पाइस क्रॉप माना जाता है, ठीक है। बाकी हल्दी की बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो राइजोम क्रॉप ये नमी को सह लेता है, ठीक है। राइजोम क्रॉप इसको बोला जाता है, नमी को सह लेता है, ठीक है। चलिए इसके बाद धनिया की बात करेंगे तो नुकसान तो होता है इसमें भी, लेकिन ये जीरा के जितना नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर जीरा नहीं होता तो धनिया को हम लगा देते। चलिए मेथी, मेथी का भी यही हाल है धनिया की तरह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 46 पे। चलो 46 पे चलते हैं। विच कंपोनेंट इज एसेंशियल इन एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएस फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। समेकित खेती प्रणाली आईएफएस में पोषक पुनर्चक्रण हेतु कौन सा घटक अनिवार्य यहाँ पे है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओनली क्रॉप फील्ड, केवल फसल क्षेत्र, लाइव स्टॉक प्लस कंपोस्टिंग जो यूनिट हैं वो, और या फिर ओनली बी कीपिंग ओनली। फिर देखिए देख के ही समझ आ रहा है ऑप्शन भी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। आईएफएस, अभी हमारा ऊपर भी ये सवाल था, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर चीज़ नहीं बताई, अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। आईएफएस का मतलब है मेरे भाई यहाँ पे सीधा सिंपल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जिसमें अलग अलग फार्मिंग कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है फसल में, ठीक है। जैसे फसल हो गई, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी हो गई, और बाकी साथ ही एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। आईएफएस की सबसे बड़ी ताकत आप ऐसे मान के चलो कि न्यूट्रिएंट जो है ना रिसाइकल होते हैं, यानी मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट निकलेंगे वो फसल में हमारे जो फसल को अच्छा करेंगे, उन्हें किसी न किसी घटक के माध्यम से वापस मिट्टी में एक तरह से लौटना पड़ता है। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पशु। अब जैसे पशु गोबर मूत्र जो भी होंगे वो फार्म वेस्ट देते हैं, कंपोस्टिंग जो यूनिट रहते हैं उनमें इसकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को स्टेबलाइज करके उच्च गुणवत्ता की हम खाद बना लेते हैं, ठीक है। और ये खाद हम मिट्टी में डाल देते हैं। मिट्टी में डालने से सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इसकी बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन और फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। यानी ऐसे मान के चलो कि जो लाइव स्टॉक हैं ये इनका डंग होगा, फिर उससे कंपोस्ट यूनिट में जाएगा, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, उससे हायर ईल्ड यानी कि अच्छी हमको और गुणवत्ता यहाँ पे फसल की देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कहेंगे। ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का सबसे प्रभावी और कह सकते हैं कि साइंटिफिक एक मेथड है, ठीक है। आईएफएस के कोर कंपोनेंट्स में इसको मस्ट हैव यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ओनली क्रॉप फील्ड ये गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है उनको कंज्यूम करता है, रिसाइकल ये नहीं करता है। सी की बात करेंगे, ये इसलिए गलत हो जाएगा मेरे भाई। बी कीपिंग पॉलिनेशन देता है लेकिन न्यूट्रिएंट को वापस नहीं लौटाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसलिए गलत हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये पार्शियल रिसाइकलिंग देता है, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो। ऑप्शन हमारा जो बी है वो सबसे परफेक्ट यहाँ पे होगा। 47 की बात कर लेते हैं।
47 हमारा बोल रहा है भाई कि विच एक्वाकल्चर प्रैक्टिस इम्प्रूव्स ऑक्सीजन लेवल्स एंड रिड्यूस अमोनिया एक्यूमुलेशन। कौन सी मत्स्य पालन तकनीक ऑक्सीजन स्तर बढ़ाती है और अमोनिया संचयन को कम कर देती है? तो खुराक, पैडल व्हील एरेशन, या फिर नो वाटर एक्सचेंज, या फिर डीप मडी पॉन्ड। बताइए, शानदार सवाल है ये भी, ऑप्शन बी हो जाएगा एरेशन, पैडल व्हील एरेशन। देखो, मछली पालन के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रहती हैं, दोनों की दोनों आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे दे रखी हैं। एक तो मेरे भाई डीओ यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है अमोनिया का लेवल। दो चीज़ें, ठीक है। अब पैडल व्हील एरेटर ये पानी को तेज़ी से घुमा देता है, समझ रहे हो ना, एक टेक्निक है। ये पानी को तेज़ी से घुमाता है। इसके दो लाभ होते हैं। पहला तो ये होता है कि पानी की सतह जो है हवा के संपर्क में बार बार आती है, इससे ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, पहली चीज़। दूसरा ये होता है कि पानी की तेज़ गति अमोनिया को वर्टिलाइज कर देती है, जिससे अमोनिया का स्तर भी इसमें कम हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि फिश की मोटिलिटी जो होती है, उनकी मरने की दर होती है, वो कम हो जाती है, ग्रोथ रेट अच्छी हो जाती है और फीड कन्वर्जन इनका अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसलिए आंसर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बाकी के चलो ऑप्शंस बता देता हूँ। एक्सेसिंग फीडिंग, इससे क्या होता है? इससे तो भाई अमोनिया और उल्टा बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करेगा, नो वाटर एक्सचेंज, इससे क्या है? अमोनिया और डीओ ये दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे यानी कम हो जाएंगे। मडी पॉन्ड, इनमें ऑक्सीजन का लेवल कहीं ना कहीं कम होता है, इसलिए 48 पे चलते हैं। विच पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूजेस फेरोमोन ट्रैप्स इन एमपी सोयाबीन फील्ड्स। एमपी की सोयाबीन फसल में फेरोमोन जो ट्रैप है किस कीट प्रबंधन रणनीति का इनमें से भाग है? बताइए, अच्छा सवाल है मेरे भाई ये वाला भी। चलो बताओ, तो कौन सा हो जाएगा? मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बिहेवियरल कंट्रोल, या फिर केमिकल कंट्रोल? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, बिहेवियरल कंट्रोल। थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है आपसे, चलो ठीक है। तो फेरोमोन जो ट्रैप्स है ना, ये कीट के व्यवहार को, बिहेवियर को प्रभावित करता है। जैसे एक मेल कीट को अट्रैक्ट करता है जिसमें मैटिंग कम होती है, तो इससे क्या होता है? कीट की जनसंख्या एक तरह से नियंत्रित होती है। सिंपल सिंपल कहानी है, समझ लो। साथ ही इससे जो मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग है वो भी हमको मिल जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि बिहेवियरल कंट्रोल टेक्निक इनमें सबसे बेस्ट रहती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये चीज़ याद रखना। तो फेरोमोन ट्रैप ये किस कीट प्रबंधन से जुड़ा हुआ है? सिंपल है, बिहेवियरल कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, बस, ठीक है। चलिए मैकेनिकल की बात ही करें, ये हाथ से कंट्रोल किया जाता है। बायोलॉजिकल की बात करेंगे तो पैरासाइडल जो रहते हैं प्रीडेटर, उनके लिए है। और केमिकल, ये तो पेस्टिसाइड वगैरह उन सब चीज़ों के लिए। 49 पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से सब्जियों में फील्ड हीट को सबसे प्रभावी रूप से कौन सी पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रक्रिया हटाती है? बताइए, विच पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन रिड्यूस फील्ड हीट मोस्ट एफिशिएंटली फॉर वेजिटेबल्स? बताएं इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बताओ, सीड ड्राइंग या फिर हाइड्रो कूलिंग? हाइड्रो कूलिंग बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सी, क्यूरिंग और डी वैक्सिंग, ये तो गलत नहीं, ठीक है। चलो, हार्वेस्ट के बाद सब्जियों में उनकी बॉडी जो हीट रहती है यानी कि फील्ड हीट रह जाती है। यदि ये हीट अगर हम नहीं हटाएंगे ना, सब्जियां जो है रेस्पिरेशन उनका ज़्यादा हाई हो जाता है। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि रेस्पिरेशन हाई हो जाएगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाए, चाहे वो फ्रूट्स हों चाहे वो वेजिटेबल्स हों, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें, हाइड्रो कूलिंग में सब्जियों को ठंडे पानी से तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, तो इससे क्या तुरंत ठंडा कर दिया जाता है और ये हीट सबसे तेज़ी से निकल जाता है, क्योंकि पानी की जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है और कूलिंग इसमें इक्वल उसमें रेंज में होती है, समान रूप से होती है। तो रेस्पिरेशन रेट धीमा हो जाएगा जैसे ही ठंडा होगा तो, और सेल्फ लाइफ इसकी मेरे भाई बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन देखो, ये गलत इसलिए है सेड ड्राइंग, क्योंकि ये करता तो ये भी है लेकिन ये काफ़ी स्लो होता है, जबकि यहाँ पे सबसे प्रभावी पूछा तो ऑप्शन भी हो जाएगा। क्यूरिंग की बात करेंगे तो कई बार बता दिया मैंने, फिर से बता देता हूँ, ये जो प्याज, ओनियन और जो गार्लिक रहता है उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी वैक्सिंग की बात करेंगे तो ये मॉइस्चर लॉस रोक सकता है, हीट को नहीं हटा सकता। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वाले वीडियो का। बाकी इसके बाद आगे के हैं क्वेश्चन 51 से लेकर के 100 तक, ये मैं आपको शाम को ही प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना। आज में हम ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कारण है यार, अभी क्या है ना यार कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आसपास कभी ना कभी कहीं ना कहीं, कहीं लेफ्ट में, कहीं राइट में, कहीं आगे कहीं पीछे यार, कहीं ना कहीं डीजे वीजे चलने लग जाते हैं, बहुत शोर शराबा होता है, गाड़ियाँ आ रही हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है। रात में उठ के करना पड़ रहा है ये काम मुझे, ठीक है। लेकिन क्या बताऊँ भाई, रात में भी डीजे चल रहे होते हैं, ये चीज़ है। इसलिए जब तक सब शांत रहता है तब तक मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो इसलिए 50 क्वेश्चन में इसमें आपको करा देता हूँ, 50 में शाम को करा दूँगा जैसे ही मुझे थोड़ा सा मौका मिलेगा।
चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वाले वीडियो का। कह रहा है आपसे, एमपी के जनजातीय ढलान क्षेत्रों के लिए कौन सी जल संग्रह संरचना सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे है, मोस्ट सूटेबल स्लोपिंग लैंड में बताइए कौन सा हो जाएगा सर, बताएं। चेक डैम, फार्म पॉन्ड, या फिर कंटू ट्रेंच, या फिर आपका परकोलेशन टैंक। इनमें से चार हैं, चार में से बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई, जो कंटू ट्रेंच होता है वो। देखो क्या रहता है, स्लोप पे पानी हमेशा तेजी से बहकर नीचे चला जाता है, इससे क्या होता है, सॉइल का इरोजन बढ़ता है, मॉइस्चर रिटेंशन कम हो जाती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है वो कम हो जाता है, और क्रॉप है वो भी कम हो जाती है। लेकिन ये कंटू ट्रेंच है ना, इसकी विशेषता है, ढलान पे कंटूर लाइन बना दी जाती है, उनके अनुसार खोदी जाती हैं, और ये ट्रेंचेस जो हैं पानी को धीमा कर देते हैं या तो रोक देते हैं, तथा सॉइल में इन फिल्ट्रेट इसको करवाते हैं। इससे लाभ होते हैं कई सारे, जैसे इरोजन कंट्रोल हो जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन है वो अच्छा हो जाता है, बाकी जो वेस्ट लैंड डेवलपमेंट है वो भी ठीक होता है। इसलिए एमपी के ट्राइबल हिल्स जितने भी हैं, जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, इनमें इनको सर्वोत्तम माना जाता है। बाकी फिट क्यों नहीं है ये बताओ, चेक डैम क्यों नहीं है, ये बड़े नदी नालों के स्लॉप पे ये बनाए नहीं जा सकते, ठीक है ये चीज़ें। फार्म पॉन्ड की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो ये समतल जो ज़मीन है इसमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, जबकि ये हिली एरियाज़ में कह रहा है। परकोलेशन टैंक की बात करेंगे तो ये रिचार्ज तो कर देता है, पर स्लॉप पे पानी को कैप्चर नहीं कर पाता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये वाले क्वेश्चन हमारे 50 हो गए यहाँ पे। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। जैसे एक तो करंट अफेयर्स का डेटा इसमें मिसिंग है, वो मैंने आपको बता दिया पहले। कंसाइज और बहुत ज़्यादा इजी जो आपको समझ में आ जाए, वो ऐसा मैं डेटा प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि मैं दे चुका हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था, और वो बहुत सारे लोगों की विशेष फरमाइश पे दिया गया था कि सर बहुत शॉर्ट डेटा है, इसलिए फिर मैंने बढ़िया से बना के उसको दिया था। हालांकि अब मुझे पता है वो किसी को, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं बहुत आसान और बहुत सही तरीके से रैंकिंग, प्रोडक्शन, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा। बाकी इन सब फसलों से रिलेटेड कुछ जो विशेष रोग रहते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, उसके लिए अलग से मैं आपके लिए नोट्स बना के जो ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे, ईजी टू डाइजेस्टेबल होंगे, वो मैं आपके लिए डाल दूंगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए बाकी 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन हैं, ये मैं शाम को आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।